हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 से हमने एक चैप्टर पढ़ा था, लाख की चूड़ियां। तो कामता नाथ जी ने ये लिखा है और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए थे, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों ने ये बहुविकल्पीय प्रश्न किए होंगे। इसके बाद कुछ बच्चों की यहाँ पर क्वेरी आई थी कि वो जो है कुछ प्रश्नों को नहीं कर पाए हैं। इसके लिए हम इसके एक सारांश को एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ना अभी संभव नहीं है, क्योंकि हम इसको एक बार पढ़ चुके हैं। आप चैप्टर को पढ़िएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, चैप्टर का समरी क्या है, पूरा इसका सारांश क्या है। इस पाठ के द्वारा लेखक जो है हमें लघु उद्योग की ओर पाठकों का ध्यान करवा रहे हैं। वे कहते हैं कि बदलते समय का जो प्रभाव है वो हर वस्तु पर पड़ता है। बदलू नाम का यहाँ पर एक व्यवसाय जो है व्यक्ति है, जो कि एक मणिहार है, जो चूड़ी बनाने वाला है। बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको, ताकि आप जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको आप कर सको, ठीक है। तो मणिहार है, बदलू नाम का ही व्यक्ति है, जो जिसका जो व्यवसाय है वो मणिहार है, यानी वो चूड़ियां बनाता है। वह अत्यंत आकर्षक चूड़ियां बनाता है और गांव की स्त्रियां उसी की बनाई हुई चूड़ियां पहनती हैं। बदलू को कांच की जो चूड़ियां हैं उससे बहुत ही चिढ़ है। तो गांव में जिन भी स्त्रियों ने कांच की चूड़ियां पहनी होती हैं, बदलू उनसे चिढ़ता है, यानी उसे जो है अच्छी नहीं लगती है कांच की चूड़ियां। अब यहाँ पर देखिए, वो कांच की चूड़ियों की बढ़ाई भी नहीं सुन सकता, यानी कि यदि आप तारीफ करें उन कांच की चूड़ियों की, तो बदलू नाम का जो व्यक्ति है, जो कि एक मणिहार है, वो कांच की चूड़ियों की बढ़ाई भी नहीं सुन सकता है। तथा कभी कभी तो दो बातें सुनाने से भी नहीं चूकता है, यानी कि ज्यादा ही आपने अगर कांच की चूड़ियों की बढ़ाई कर दी तो दो बातें सुनाने से भी वो चूकता नहीं था, यानी कि दो बातें भी उनको सुना देता था। शहर और गांव की जो औरतों की तुलना करते हुए वो कहता है कि शहर की जो औरतों की कलाई वो जो है बहुत नाजुक होती है, इसलिए वो लाख की चूड़ियां नहीं पहनती हैं। लेखक अक्सर गांव जाता है। जो कामता नाथ जी हैं, लेखक हैं, वो अक्सर अपने ननिहाल जाया करते थे, ठीक है। और वहीं पर उनको बदलू नाम का जो व्यक्ति है उनसे मुलाकात होती है और वो जो है उनका संपर्क उनसे होता है, ठीक है। तो बदलू जो है, अब यहाँ लेखक जो है अक्सर गांव जाता है और बदलू काका से जरूर मिलता है, क्योंकि वह उसे लाख की गोलियां बनाकर देते हैं। अब जो लेखक हैं वो बदलू काका के वहां पर बहुत जो है समय व्यतीत करता है, और उसके बदले वहां पर जो बदलू काका हैं वो लाख की कुछ गोलियां बनाकर उसको रंग में रंगा करके अब वो लेखक को देते थे, ठीक है। परंतु अपने पिताजी की बदली हो जाने की वजह से इस बार वह काफी दिनों बाद गांव आया। अब होता क्या है, पहले तो वो क्या करते हैं, अपने ननिहाल अपने मामा के घर जाया करते हैं, लेकिन जब उनके पिताजी की बदली हो जाती है तो वो वहां से चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो काफी समय, लगभग 8-10 साल बाद वो वहां आते हैं और वह वहां औरतों की, अब वो जब वापस आते हैं तो अब क्या देखते हैं, पहले जहां पूरे गांव वालों ने क्या की रहती थी, लाख की ही चूड़ियां पहनती थी, अब वो क्या देखते हैं कि सभी औरतों ने कांच की चूड़ियां पहनी है। अब उसे देखकर लाख की चूड़ियों की उसे याद आती, वह बदलू से मिलकर उसके घर जाता है और बातचीत के दौरान बदलू उसे बताता है कि लाख की जो चूड़ियों का व्यवसाय है वो मशीनी युग आने के कारण बंद हो गया है और कांच की चूड़ियों का प्रचलन बंद बढ़ गया है, ठीक है। अब इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव, उसके सीधेपन और विनम्रता को दर्शाया है। मशीनी युग से आए हुए परिवर्तन से जो लघु उद्योग की हानि पर प्रकाश डाला है। इस पाठ के माध्यम से यहाँ पर कामता नाथ जी ने हमें क्या बताया है। सबसे पहले तो यहाँ बदलू के स्वभाव की, उसका सीधापन था। बदलू क्या करता था, समान चूड़ियों के बदले समान यानी वस्तु विनिमय वो करता था, यानी कि चूड़ियों के बदले वो कोई जैसे अनाज हो गया, कपड़े हो गए, इस प्रकार से वो वस्तुएं लेता था। लेकिन जब शादी विवाह का मौका आता तो उस समय वो किसी को भी नहीं भक्तता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है उन्होंने लघु उद्योग पर जो हानि मशीन युग के द्वारा हुई है उस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। अंत में लेखक यह भी मानता है कि कांच की चूड़ियों के आने से व्यवसाय में बहुत हानि हुई हो, किंतु बदलू का जो व्यक्तित्व है कांच की चूड़ियों की तरफ नाजुक नहीं था जो सरलता से टूट जाए। तो अंत में जब जमींदार की बेटी के लिए उन्होंने अंतिम जो जोड़ा बनाया था, जमींदार ने वहां पर उन्हें 10 आने की बात की थी, तो उन्होंने वो जो है मना कर दिया, फिर भी उन्होंने जमींदार को नहीं दिया, जबकि वो जानते थे उनका कारोबार कम चल रहा है और वो चाहते तो 10 आने में भी दे सकते थे।
तो उन्होंने वो जो है चूड़ियां फिर भी जमींदार को नहीं दी। तो यहाँ पर उसका जो व्यक्तित्व है वो जो है इतनी सरलता से, जैसे कांच की चूड़ियां नाजुक होती हैं, तो बदलू का जो व्यक्तित्व था वो बिल्कुल परिपक्व था। उसने चूड़ियों का जो उसका अपना व्यवसाय था उसको जो है किसकी तरह, कांच की चूड़ियों की तरह टूटने नहीं दिया। ठीक है, तो ये सब था यहाँ पर। और इसके बदले मैंने यहाँ पर आपको कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न आपको कल की क्लास में आपको बताया था, आप इसके उत्तर ढूंढेंगे। ठीक है, तो लाख की चूड़ियां पाठ निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप सभी जानते हैं कामता नाथ जी। तो उत्तर लिखिए जिन्होंने नहीं लिखा है, कल की क्लास में आपको मैंने ये होमवर्क दिया था, जिन्होंने लिख दिया है अपने आंसर को आप चेक कीजिएगा। तो देखिए, लाख की चूड़ियां पाठ निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कामता नाथ जी ने लाख की चूड़ियां लिखा था। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न था आपका, जो चूड़ियां बनाता है उसे क्या कहा जाता है? जो चूड़ियां बनाता है, आपकी समरी में भी आप पढ़ चुके हैं अभी इससे पहले, कल की क्लास में भी आपको मैंने क्वेश्चन किया था, प्रश्न किया था। तो लोहार, सुनार, मनिहार या बढ़ई, तो उसको कहा जाता है मनिहार। ये आपके चैप्टर में भी आया है, साथ में समरी में भी आपका यहाँ पर आया है। ठीक है, तो देखिए, जो चूड़ियां बनाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे मनिहार कहा जाता है। चलिए जल्दी से प्रश्न का उत्तर लिखें। अब है, बदलू के घर के सामने किसका पेड़ था? जल्दी आंसर बताइए, किसका पेड़ था? चलिए, जैसा कि आपको कल की क्लास में भी मैंने बताया कि पहले जो दूसरा आपका जो पैराग्राफ है वहीं पर इसका आंसर मिलेगा। आम का पेड़, केले का पेड़ था, नीम का था या पीपल का था? तो आपने चैप्टर एक बार ढंग से पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा वहां पर किसका पेड़ था? नीम का पेड़। ठीक है, चलिए प्रश्न को लिखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, रज्जो कौन थी? रज्जो कौन थी? तो रज्जो देखिए, लेखक के मामा की लड़की, लेखक के पड़ोसी की लड़की, लेखक की बहन या बदलू की बेटी। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक के मामा की लड़की का जिक्र आया है, लेकिन उसका नाम नहीं आपको यहाँ पर चैप्टर में बताया गया था। लेखक के पड़ोसी की बेटी का कोई जिक्र नहीं आया, लेखक की बहन का भी यहाँ पर कोई जिक्र नहीं आया। अंतिम पैराग्राफ में आपने देखा होगा, जब बदलू 9-10 साल के बाद, सॉरी, लेखक जब बदलू के घर जाता है तो वहां पर वो क्या देखता है? रज्जो के हाथ में ही लाख की चूड़ियों का एक जोड़ा था। तो वो जो है बदलू की बेटी थी, जो कि जमींदार की बेटी के लिए बनाया था, लेकिन यहाँ बदलू ने मना कर दिया था 10 आने में उसे बेचने से। ठीक है, क्योंकि जो बदलू है वो क्या करता था, वो शादी के अवसर पर वो किसी को भी जो है कम कीमत में नहीं देता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बेलन नुमा मुंगेरियां शब्द का क्या अर्थ है? तो ये एक गोल लकड़ी थी, पतली थी, सुंदर थी, छोटी थी। तो देखिए, बेलन नुमा यानी कि गोल होगा, जिससे चूड़ियां बनाया करता था वो। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न है, बदलू लेखक को क्या कहकर पुकारता था? बदलू लेखक को क्या कहता था? लला कहता था, बेटा कहता था, बाबू कहता था या लल्लू कहता था? तो बदलू लेखक को लला कहकर पुकारा करता था। क्या कहता था? लला कहकर पुकारा करता था। तो अपने आंसर चेक कीजिएगा, और जिन्होंने कर है, जिन्होंने नहीं किया वो कीजिएगा, और जिनके ये प्रश्न हो रखे हैं तो वो अपने प्रश्नों को यहाँ से देख लें, सही है। बदलू किसको अच्छा लगता था? बदलू किसको अच्छा लगता था? बदलू जो कि एक मनिहार है, तो देखिए, गांव के लोगों को, जमींदारों को, लेखक को या बच्चों को? तो यहाँ पर किसकी बात आई है? क्योंकि लेखक जो है कामता नाथ जी अपने ननिहाल जाया करते थे मामा के घर, और वहां जा करके उनको वहां लेखक, वो बदलू नाम का व्यक्ति उनको अच्छा लगता था, क्योंकि वो लाख की गोलियां किसको? लेखक को देता था, तो लेखक को अच्छा लगता था। ठीक है, बदलू।
लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां कौन बनाकर देता था। और वहां पर जब वो जाता था, उत्तर तो मैं बता ही चुकी हूँ, इसी प्रश्न में आ गया इसका उत्तर। तो लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां कौन बनाकर देता था। बच्चे, रज्जो, गांव वाले या बदलू, कौन देता था। लेखक को सुंदर सुंदर लाख की चूड़ी गोलियां कौन बनाकर देता था। बच्चे, रज्जो, गांव वाले या बदलू। तो लेखक को सुंदर सुंदर चूड़ियां बदलू बनाकर दिया करता था। चलिए इसका उत्तर भी लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बदलू दहकती भट्टी में क्या पिघलाता था। लाख को, कोयले को, लोहे को, सोने को। तो लाख को पिघलाया करता था और उससे चूड़ियां बनाया करता था। बदलू मचिए पर बैठकर क्या करता था। वो जूते बनाता रहता था, चूड़ियां बनाता था, पानी पीता था या हुक्का। वो चूड़ियां बनाता था, क्योंकि यहाँ चूड़ियों का ही उसका काम है, तो वो चूड़ियां बनाया करता था। बदलू था, क्या था। सुनार, लोहार, किसान, मनिहार। तो क्या था वो था मनिहार। तो सुनार किसे कहते हैं, जो सोने और चांदी से जो है गहने बनाता है, ठीक है। और लोहार जो लोहे के हथियार बनाता है, उसे लोहार कहा जाता है। किसान आप जानते हैं जो खेती करता है। और मनिहार जो चूड़ियां बनाता है, ठीक है ना। बदलू किसकी चूड़ियां बनाता था। तो जैसे कि चैप्टर का ही नाम यहाँ पर क्या है, लाख की चूड़ियां। तो किसकी, लाख की वो चूड़ियां बनाता था। किसकी चूड़ियां बनाता था, लाख की। तो सभी प्रश्न बहुत इजी थे, ठीक है। वस्तु विनिमय शब्द का क्या अर्थ है। वस्तु विनिमय का अर्थ है वस्तु के बदले वस्तु देना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इस चैप्टर में जो आपका बदलू है वो चूड़ियों के बदले वस्तु, अनाज और कपड़े लेता था। वो पैसे नहीं लेता था, पैसे वो लेता था सिर्फ और सिर्फ शादी ब्याह के अवसर पर। तो यहाँ पर वस्तु के बदले वस्तु लेना, तो ये जो है वस्तु विनिमय कहलाता है। चूड़ियां बनाना किसका पैतृक पेशा था। तो बदलू का, लेखक का, गांव वालों का, इसमें से कोई नहीं। तो मनिहार आपका बदलू था, तो बदलू का ही ये पैतृक पेशा है, ठीक है। आपने ये चैप्टर में भी पढ़ लिया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, लाख की चूड़ियां कौन बनाता था। लेखक का मामा। चलिए कौन बनाता था, लेखक का मामा, लेखक या बदलू। तो लाख की चूड़ियां बनाता था कौन, बदलू, जो कि एक मनिहार था, ठीक है। चलिए सभी प्रश्न आप लिखते रहेंगे उत्तर। बदलू प्रतिदिन किसकी चूड़ियां बना लिया करता था। कितनी चूड़ियां बनाता था। चलिए, बदलू प्रतिदिन कितनी चूड़ियां बना लिया करता था। 3-4 जोड़े, 3-5 जोड़े, या 4-6 जोड़े, या 6-7 जोड़े। तो बदलू जो है 4-6 जोड़े प्रतिदिन क्या करता था, वो जोड़े चूड़ियों का बना लेता था, ठीक है। बदलू ने किसके विवाह का आखिरी जोड़ा बनाया था। तो लेखक की बेटी के लिए, जमींदार की बेटी के लिए, लेखक के लिए या अपनी बेटी के लिए। तो आखिरी जो जोड़ा बनाया था वो जमींदार की बेटी के लिए बनाया था। हालांकि जमींदार ने उसे खरीदा नहीं, क्यों, क्योंकि उसने कम कीमत बताई और बाद में उसने अपनी बेटी को ही वो दी थी। बेलन पर चढ़ी चूड़ियां बदलू को कैसी लगती थी। नई जैसी, नारी की कलाइयों जैसी, बहुत सुंदर, या नववधू की कलाई पर सजी जैसी। तो जब बदलू चूड़ियां बनाता था तो वो बेलन पर उसको चढ़ा देता था और कुछ देर उन चूड़ियों को निहारता था, और उसको ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि नववधू यानी कि जिसका नया नया विवाह हुआ हो, उसकी तरह उसकी कलाई पर सजी जैसी वो चूड़ियां उसे लगती थी, ठीक है। उसका उत्तर होगा नववधू की कलाई पर सजी जैसी।
पिता की बदली होने पर लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? वह उदास हो गया, वह मामा के घर न जा सका, नए मित्र मिले, पुराने मित्रों से दूर हो गया। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को डाउट हो सकता है, क्योंकि जब पिता की बदली हुई वह उदास भी हुआ होगा, ठीक है। वह मामा के घर न जा सका, नए मित्र मिले होंगे, जब आप किसी नई जगह जाएंगे तो आपको नए मित्र भी मिलेंगे, पुराने मित्रों से दूर हो गया होगा। ये सभी चीजें हैं, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से हैं। इस चैप्टर के अनुसार ही हमने इसका उत्तर देना है, क्योंकि लेखक अपने मामा के घर अक्सर जाया करता था गर्मियों की छुट्टियों में। तो इस चैप्टर के अनुसार ही इसका हमने उत्तर यहाँ पर बताना है। तो वह अपने मामा के घर ना जा सका, क्योंकि वो मामा के घर जाता था और वहां लेखक की मुलाकात होती थी बदलू से, ठीक है। अब इसी पर आधारित ये चैप्टर है आपका, तो यहाँ पर इसका उत्तर ये होगा कि वह मामा के घर ना जा सका, ठीक है। बदलू ने कितने पैसे मिलने पर भी विवाह का जोड़ा नहीं बेचा? तो 10 आने की बात की थी जमींदार ने, लेकिन बदलू ने फिर भी उन्हें ये जो है नहीं दिया, ठीक है। लेखक बदलू के से अधिकतर किस समय मिलता था? तो वो दोपहर के समय, दिन के समय में मिलता था, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से ये सभी प्रश्न आपने कर लिए होंगे। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा दोपहर के समय, क्योंकि लेखक का जो अधिकतर समय है दोपहर का, वो बदलू काका के साथ ही व्यतीत होता था। अब यहाँ पर हमने कल की क्लास में दो प्रश्न आपको करा दिए थे, ये प्रश्न आपने कर लिए थे। बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखिए कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो जैसा कि आप जानते हैं, लेखक का यहाँ पर जो चैप्टर में जो है, जो फोकस है, किस पर वो प्रकाश डालना चाहते हैं कि जब मशीनी युग आया तो कई लोगों के जो है क्या हो गया है, उनकी जो रोजगार है वो खत्म हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? लेखक ने उन कारीगरों की तरफ संकेत किया है जो हाथ से बनी वस्तुओं से अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन आज के मशीनी युग ने उन कारीगरों के हाथ काटकर मानो उनकी रोटी ही छीन ली, ठीक है। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उनके उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को ही बढ़ाते चले आ रहे थे। जैसे आपने देखा होगा, जो सुनार है उनके बच्चे भी जो है वही कारोबार करते हैं। जो किसान है वो भी जो है अक्सर, अब तो लोगों की सोच जो है बदल गई है, लेकिन किसान अपने बेटे को, अपने बच्चे को वो किसान का ही वो काम करता है। जो लोहार होगा वो लोहार का ही काम करता है। तो यहाँ पर जो मनिहार था उसका पैतृक धंधा था, पैतृक वो जो है कारोबार था, वो कारोबार ठप हो गया था। इस मशीनी युग ने वो सब कुछ जो है ठप कर दिया था। तो यहाँ पर लेखक ने ये व्यथा बताई है कि जब मशीनी युग आता है तो कई लोगों का जो रोजगार है वो ठप हो जाता है, कई लोगों का कारोबार बंद हो जाता है, ठीक है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने पैतृक काम धंधों में से ही अपना काम चलाते हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं सीखते हैं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, वहीं दूसरी ओर इन बेशकीमती कलाओं का अंत भी किया है। ऐसी अनगिनत कलाएं हैं जो लुप्त अवस्था में हैं और इनको करने वाले कारीगर इस युग के अंधकार में खो रहे हैं। यही वो व्यथा है जो लेखक व्यक्त करना चाहते हैं। ऐसे कारीगर, यहाँ बदलू एक व्यक्ति है, लेकिन लाखों और करोड़ों जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कारोबार बंद हो गया है। तो ये व्यथा किसी एक बदलू व्यक्ति के लिए नहीं है, उन तमाम व्यक्तियों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए है जो अपना पैतृक धंधा चलाते हैं और मशीनी युग आने के कारण उनका जो धंधा है, जो रोजगार है, वो बंद हो जाता है।
उन सभी के लिए यहाँ पर लेखक ने ये व्यथा व्यक्त की है। ठीक है, ऐसे कारीगर कला होने पर भी बेकार हो गए हैं वो लोग, क्योंकि उनकी कारीगरी, उनकी हाथ में ऐसी कला है, लेकिन मशीनी युग ने उनकी कला को भी फेल कर दिया है। लोग सस्ते और हाथ से बना हुआ कोई भी आप सामान लेंगे तो वो महंगा ही होगा, क्योंकि उसमें क्या लगती है, उसमें मेहनत लगती है, उसमें समय लगता है, तो वो आपको महंगा मिलेगा। लेकिन लोग जो है सस्ता खरीदते हैं। तो मशीनी युग से जो है, उससे जो कई वस्तुएं उससे एक साथ निकल जाती हैं। तो मशीनी युग ने इन लोगों का जो सारा धंधा है वो खत्म कर दिया है। इसी व्यथा को यहाँ पर लेखक ने व्यक्त किया है, और ऐसे कारीगर जो है उनकी कला भी जो है बेकार हो गई है, और उनकी रोजी रोटी तो खत्म हुई ही है। चलिए, चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। तो बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी। बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की जो चूड़ियां हैं उनका प्रचलन बढ़ता गया और उसका जो व्यवसाय है वो ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन जो है कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न सकी, है ना, छिपी न रह सकी, और तब जाकर के लेखक ने ये जो चैप्टर है आपके सामने प्रस्तुत किया है, क्योंकि उनकी व्यथा को लेखक ने समझा, और तब जाकर के आपको ये चैप्टर यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि एक छोटा सा जो कारीगर है उसकी कारीगरी, उसके जो हाथ का जो कौशल है वो किस प्रकार से खत्म हो रहा है। इस मशीनी युग ने सब कुछ खत्म कर दिया है, तो ये लेखक से छिप नहीं सकी। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का जो व्यवसाय है वो बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया, और काम करने से उसका शरीर भी जो है क्या हो गया था, काम न करने से, क्योंकि जो काम करने वाला होता है उसका शरीर ढल गया था, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई थी, वह बीमार रहने लगा था। प्रश्न नंबर 6, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। तो देखिए, लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियां, मूर्तियां, गोलियां तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। तो इससे चूड़ियां तो बनती ही हैं, साथ में इससे मूर्तियां भी बनती हैं, गोलियां बनती हैं, और सजावट की जो वस्तुएं हैं वो, और उन पर बाद में जो है विभिन्न प्रकार के रंग किए जाते हैं। कुछ भाषा से यहाँ बात है। तो देखिए, बदलू को किस बात से चिढ़ थी, तो कांच की चूड़ियों से। और बदलू स्वयं कहता था जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियां बदलू की दो प्रकार की मनोदशा को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यान पूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतर अर्थ की व्याख्या करके उसे लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, बदलू ने मेरी दृष्टि में देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। ठीक है, जमींदार साहब की बेटी के लिए, पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इस कथन में उसके जमींदार पर व्यंग करना था कि जिस बदलू की चूड़ियों की धूम सारे गांव में नहीं अपितु तो आसपास के गांव में भी थी। लोग शादी विवाह पर उसको मुंह मांगे मूल्य जो है दिया करते थे। जमींदार उसे 10 आने देकर संतुष्ट करना चाहते थे। दूसरा व्यंग उसके शहर पर किया
कि जमींदार के द्वारा उसको सिर्फ 10 आने देने पर उसने जमींदार को चूड़ियां शहर से लाने के लिए कह दिया, क्योंकि शहर की चूड़ियों का मूल्य उसकी चूड़ियों से सहस्त्र गुना महंगा था। ठीक है, तो ये एक व्यंग उन्होंने किया। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीनों से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। यहाँ पर प्रथम व्यंग बदलू ने मशीनों पर किया है, दूसरा व्यंग कांच की चूड़ियों पर किया है। उसके अनुसार अब तो खेतों का सारा काम मशीनों से ही होता है, आदमियों की जरूरत क्या है। और दूसरा कांच की चूड़ियों पर, कि कांच की चूड़ियां देखने में इतनी सुंदर होती हैं कि लाख की चूड़ियां भी इसके आगे फीकी लगती हैं। अर्थात सुंदरता के आगे दूसरी वस्तु की गुणवत्ता का कोई मूल्य नहीं है। कांच की चूड़ियां दिखने में तो सुंदर होती हैं, लेकिन वो क्या होती हैं, एक तो वो कच्ची होती हैं, दूसरी अगर चोट लग गई तो वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पर बदलू ने एक प्रकार से व्यंग कसा था कि कांच की चूड़ियां ज्यादा सुंदर हैं किसके, लाख की चूड़ियों की तुलना में। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर कर लिए हैं, और अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।